आर्थिक सामान्यीकरण का सिद्धांत, इनके जो सिद्धांत हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। आर्थिक सामान्यीकरण का सिद्धांत का मतलब है, देखो सामान्य का मतलब होता है कि लगभग सबके बराबर। आर्थिक सामान्यीकरण सिद्धांत, हाँ, सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। जैसे मान लो हमारे देश में गरीबी है, अब इस गरीबी को दूर किया जाए तो गरीबी को दूर करके इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मुख्य धारा में इनको जोड़ा जाए। जैसे अभी भी आप यहाँ पर देखिए रावत जो है और एसटी कैटेगरी के हैं ना, तो वो लोग क्या बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। मतलब ये है कि उनको शायद कपड़े मिलते नहीं हैं, वो हमेशा खुले शरीर में घूमते हैं बच्चे उनके। तो अगर उनको खाना हो सकता है 2 टाइम का मिल रहा हो पेट भरने को, लेकिन उनको सही पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल रहा, तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा गरीब है ना। पेट भरने को तो रोटी वोटी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन जो पौष्टिकता है जैसे विटामिन है, प्रोटीन्स है, वो सब नहीं मिल पा रहे, कैलोरीज है। तो इससे क्या होता है कि उनमें वो गरीबी का या जो कुपोषण की स्थिति होती है वो बनी रहती है। इससे जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो जाता है, यानी स्वास्थ्य कम, और जीवन प्रत्याशा जो 60 साल हमारे यहाँ मानी गई वो कम हो जाती है। तो ये जो है इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यही सामान्यीकरण कहलाता है। तो ये जो जेके मेहता है, जेके मेहता कहते हैं कि गरीबी को दूर करके एक सबको एक समान धारा में लाया जाए, एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यानी मुख्य धारा में सबको जोड़ा जाए। जैसे उनको रहन सहन का स्तर भी बढ़ जाए, उनके खान पान का जो स्तर है वो बढ़ जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और उनको जॉब दी जाए। तो इस तरह से उनको एक मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, ये सामान्यीकरण का सिद्धांत है। और इनका स्थैतिक और प्रावैधिक का सिद्धांत, स्थैतिक और प्रावैधिक, स्थैतिक एवं प्रावैधिक। स्थैतिक का मतलब क्या होता है, देखो पहले ये समझ लो स्थैतिक क्या है और प्रावैधिक क्या है। स्थैतिक का मतलब है कि रुका हुआ। अगर हम फिजिक्स में जाएं तो हम ये मानते हैं कि जैसे ये कांस्टेंट है, ये स्थिर है, तो ये जो है इस जगह पे रुका हुआ है, ये इस जगह पे रुका हुआ है, ना तो इधर ना उधर, कोई मूव नहीं कर रहा। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र में जाते हैं तो इस स्टैटिक का मतलब होता है एक चाल से चलता हुआ, एक ही चाल में लगातार बना हुआ। अगर हम एग्जाम्पल ले लें मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल जब चल रही हो, मान लो 60 के स्पीड में चल रही है, 50 की स्पीड में चल रही है, तो 50 के स्पीड में ये यहाँ भी है, 50 स्पीड में यहाँ भी है, 50 स्पीड, यानी 50 की स्पीड में ही ये जा रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तब हम इसको बोलते हैं स्टैटिक कंडीशन या स्थैतिक अर्थव्यवस्था या स्थैतिक स्थिति। और प्रावैधिक को कहा जाता है, प्रावैधिक वो है जो लगातार बदल रहा है। जैसे हमारा पहले गाड़ी 50 पे चल रही थी, अब 60 पे, 61 पे, 62 पे, 65 पे, ये जो है प्रावैधिक है ना, डायनामिक हो गया, ये लगातार इसमें बदलाव हो रहा है। तो जेके मेहता का कहना ये था कि स्थैतिक में प्रचलन ही प्रावैधिक, मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो प्रावैधिक है वो इस तरह का होता है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये 50-50 चल रहा है यही प्रावैधिक। मतलब ये फिजिक्स के तौर पे जैसे हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहता है, तो ये जेके मेहता कह रहे हैं कि वो अगर स्थैतिक है तो स्थैतिक का मतलब रुका हुआ है, और प्रावैधिक है तो लगातार वो उसी स्पीड में बना हुआ है, तो वो प्रावैधिक। समझ गए बात की नहीं? मतलब जो प्रावैधिक को हम यहाँ मान रहे हैं कि लगातार स्पीड बढ़ रही है, वो उसको नहीं मान रहे। वो कह रहे अगर वो उसी स्पीड में बना
वो स्थैतिक नहीं, वो प्रावेगिक ही है। समझ गए ना ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये स्पीड अगर चल रही है, लगातार चल रही है, वो भले ही बढ़ना रही वो स्पीड, एक ही स्पीड में भले जा रही है, तो वो उसी को ही प्रावेगिक बोल रहे हैं। ठीक। उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत जानते हो उपभोक्ता की बचत क्या है? हाँ, बचत करेगा सर, मतलब इसकी जो बचत होगी सब काम करने के बाद। अरे उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत सरप्लस की बात है ये। बचत मतलब सेविंग, और सेविंग नहीं, ये हम सरप्लस की बात कर रहे हैं। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना, और सेविंग का मतलब होता है जो था उसी को सेव कर लिया जाए, उसी को बचा लिया जाए, और सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो जो उपभोक्ता की बचत है वो उसके बारे में हमसे क्या राय है। पहले उपभोक्ता की बचत क्या है वो समझ लें। उपभोक्ता की बचत मतलब अगर हम कुछ सोच रहे हैं और हमें उस सोच से ज़्यादा मिल जाए, एक यूँ ही सामान्य बात, जो हम सोच रहे हैं उस सोच से हमें कुछ ज़्यादा मिल जाए तो वो हमारी बचत, वो हमारी एक्स्ट्रा, और वही एक्स्ट्रा को ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो उसको समझो कैसे। उपभोक्ता अगर हम इसको सूत्र रूप में लिखना चाहें, मार्शल के अनुसार कहना चाहें, तो मार्शल ये कहते हैं कि उपभोक्ता वास्तव में उपभोक्ता जो देना चाहता है, हाँ हाँ इकोनॉमिक्स से, उपभोक्ता जो देना चाहता है और वास्तव में जो देता है, उपभोक्ता जो देना चाहता है माइनस जो देता है, जो वास्तव में बोल दो इधर आ जाए। तो उपभोक्ता जो देना चाहता है माइनस जो वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही यही जो है उपभोक्ता की बचत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट सोच के जाते हैं इस भाव में होगा जो भी सामान लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक बुक लेना चाहिए, हम एक बुक लेने जा रहे हैं और उसका हम सोच के जा रहे हैं वो हमें 50 रुपये की मिलेगी। कितने की? 50 की मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने पे पता चला वो 45 की मिल रही है। कितने की? 45 की मिल रही है। तो आप तो खुशी होगी ना, होगी कि नहीं होगी? 5 रुपये बच गए, 4 समोसे खा गए। ये जो है ये जो 5 रुपये मिल गया, ये 5 रुपये जो मिल गया, ये उपभोक्ता की बचत है ना। हम सेविंग और सरप्लस दोनों में डिफरेंस मानते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बचत तो हिंदी एक ही है दोनों का, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स और जब उसकी इंग्लिश देखते हैं तो इसका मतलब होता है सरप्लस। इस बचत का मतलब है सरप्लस, और सेविंग का मतलब होता है जो हम सेव करके रखते हैं, एक एक पैसा जो बचा बचा के अपने खर्चों में से काट काट के उसको रखते हैं, वो सेविंग होती है ना। तो उपभोक्ता की जो बचत है वो क्या कहते हैं, उपभोक्ता जो देना चाहता है और वास्तव में जो देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत है। अब देखिए इसमें जेके मेहता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो ये तो ये मार्शल के अनुसार मार्शल कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि यहाँ उपयोगिता के बीच का अंतर है जो वस्तु के उपयोग से उत्पन्न करने की आशा रखता है। ये कह रहे हैं ये वस्तु के जो मुद्रा के रूप में है वो बचत नहीं है, जो उपयोगिता के रूप में बचत है वो बचत है। तो अब अगर हम इसको उपयोगिता के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कुल उपयोगिता, कुल प्राप्त उपयोगिता, ऐसा लिख लो, कुल प्राप्त उपयोगिता, ये उपयोगिता है, माइनस कुल त्यागी गई उपयोगिता, त्यागी गई उपयोगिता।
प्राप्त उपयोगिता माइनस कुल त्यागी गई उपयोगिता। चलो इसको समझ लेते हैं। ये समझ लो, आपको उपभोक्ता की बचत भी मैं समझा दे रहा हूँ। बच्चिया वाले जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए देखो कुल प्राप्त उपयोगिता क्या है। अगर हम कोई वस्तु लेते हैं तो क्या यूं ही ले लेते हैं, उसके बारे में हम सोचते समझते हैं कि इससे जो ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, है ना। तो वो जो वस्तु हमने लिया है उसको हमने ये देखा कि उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, क्योंकि हम देखो मार्शल की जो परिभाषा है वो संख्यावाचक है ना, कार्डिनल अप्रोच है। वो मानते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे हम इसको माप सकते हैं। तो मान लो कुल उपयोगिता, अगर कोई वस्तु हमने लिया है तो ये मान के लिया है कि उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता है, तो मान लेते हैं उसमें उपयोगिता है 50 के बराबर, है ना। हमने मान लो 1 किलो संतरे ले, 1 किलो संतरे ले, उस संतरे से जो कुल प्राप्त उपयोगिता है, जो उपयोगिता कुल प्राप्त हो रही है वो 50 के बराबर हो रही है ना। और ये जो उपयोगिता त्यागी जाने वाली है वो हम मुद्रा के रूप में त्यागते हैं कि नहीं, जेब से पैसे खर्च करते हैं ना। तो वो मान लो हमने उसको कितना दिया, 45 रुपये, 45 जो हमने त्याग दिया, ये भी उपयोगिता है, ये उपयोगिता हमने त्याग दिया है। भाई पैसों की उपयोगिता भी तो हमारे लिए है कि नहीं है। अच्छा एक बात पहले बताओ, क्या आप लोग मोल भाव करते हो, बार्गेनिंग करते हो, बाजार में जाते हो, करते हैं ना। हम भले ना करते हो, यानी आप में से कोई हो सकता है व्यक्तिगत रूप से ना करता हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं ना कि बाजार जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो मोल भाव करते हैं तो जैसे उसने कह दिया कि संतरे 60 रुपये के हैं, आपको लगा इसमें संतरे में 60 रुपये के बराबर उपयोगिता है ही नहीं है, तो हम 60 रुपये क्यों दें, है ना। फिर आप सोचते हैं कि जब 60 रुपये उपयोगिता है, हमें 50 के बराबर उपयोगिता लग रही है, हम 50 ही रुपया देंगे, तो कहते हैं हम 50 रुपया देंगे। चलो अब सौदा तय हो गया, वो भी बार्गेनिंग करता ही नहीं, मैं 60 से कम नहीं लूँगा, मैं 55 लूँगा, ऐसा करके होता है ना। तो मैं मान लेता हूँ 50 पे आ गए। अब 50 पे उसको भी लग रहा है कि इसमें उपयोगिता 50 के बराबर थी, ले जाने दो, कोई बात नहीं। जो हम त्याग रहे हैं उपयोगिता, वो त्याग रहा है ना, दुकानदार त्याग रहा है, दुकानदार त्याग रहा है और वही हमें प्राप्त हो रहा है, वही हम ले रहे हैं। तो इतना वो जो है मान लेता है, कोई बात नहीं है कि आप इतना दे, 50 रुपये आपने त्यागा, 50 रुपया आपने त्यागा और ये 50 के बराबर उपयोगिता उसने आपको दिया, यानी प्राप्त हुआ 50 के बराबर उपयोगिता आपको प्राप्त हुई और आपने 45 के बराबर उपयोगिता त्याग दिया, खर्च कर दिया, है ना। तो अब हमें जो बचत हुई कितने की हुई, कितने की हुई, 5 के बराबर उपयोगिता। उपयोगिता को हम यूटिल से में मापते हैं, यूटिल लिख देते हैं, 5 के बराबर, 5 यूटिल के बराबर उपयोगिता हमें मिल गई। यही हमारी बचत है, यही उपभोक्ता की बचत है, समझ गए। तो उपभोक्ता की बचत ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम ये समझ लें कि 2 चीज़ें और, इसमें 2 पॉइंट और चीज़ें, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये कर लो कि ये हो सकता है कि उपभोक्ता की बचत शून्य भी हो सकती है, उपभोक्ता की बचत शून्य भी हो सकता है हम 50 रुपये उसको इससे प्राप्त कर रहे हो और हमें 50 रुपया ही देना पड़ जाए, तो हमारी उपभोक्ता की बचत शून्य है ना। अब हमने जितना प्राप्त किया उतना ही हमने दे भी दिया, तो हमारी उपयोगिता शून्य हो गई। लेकिन कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती। कैसे? अगर हमारे पास 50 ही रुपये हैं, जो हम खर्च करते हैं उतना ही हमारे पास होता है, इतना जो हम खर्च करते हैं हमारे पास उतना ही होता है। तो 50, अब 50 ही रुपये हमारे पास थे, हमने उतना ही खर्च कर दिया है,
तो आप हमें बताओ 55 रुपया हम कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि ये शून्य कभी और माइनस कभी हो ही नहीं सकता। तो जो बचत है, वो उपभोक्ता की बचत है, वो 0 तो हो सकती है, लेकिन माइनस कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? आगे समझ में। तो ये उपभोक्ता की बचत हो गई।